गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 7 ऑफ योर चैप्टर 2 दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो बेटा इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने आपका एसिड पार्ट कंप्लीट कर लिया था, जो कि आपका इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था। तो हम फर्स्ट पार्ट दैट इज एसिड हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आप आज के लेक्चर से आपका सेकेंड पार्ट, इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे दैट इज बेसिस। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिस। आज का हमारा टॉपिक है बेसिस। तो बेटा बेसिस के बारे में हम थोड़ा बहुत जान चुके हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में एसिड्स के बारे में भी बताया था, बेसिस का भी इंट्रोडक्शन बताया था और सॉल्ट्स का भी इंट्रोडक्शन बताया था। तो उस इंट्रोडक्शन पार्ट से हम कुछ पॉइंट्स जानते हैं कि कौन से सब्सटेंस आपके बेस होते हैं। बट अब हम इस लेक्चर में आपके बेस कौन से सब्सटेंस होते हैं उनको ब्रीफली करके देखेंगे। पहले हमने इंट्रोडक्शन लिया था कि लाइटली आपको एक क्लियर पॉइंट होना चाहिए कि बेस एक्चुअली होते क्या है। तो आज हम लेक्चर में पूरा ब्रीफली करके देखेंगे कि बेसिस आपके क्या होते हैं, कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है बेटा। तो हमने पढ़ा था अगर हम टेस्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स को डिफाइन करें तो एसिड आर दो सब्सटेंस विच आर सॉर इन टेस्ट। हमने एसिड्स के लिए क्या कहा था, एसिड वो सब्सटेंस है जो कि सॉर होता है, कड़वा होता है, सॉरी खट्टा होता है जो टेस्ट में। अब बेस की बात करें, अगर आप बेस को भी टेस्ट के अकॉर्डिंग डिफाइन करो तो बेसिस आर दो सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट, यानी कि वो सब्सटेंस जो कि कड़वे होते हैं टेस्ट में उनको हम बेस बोलते हैं। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ऑल बेसिस आर दे आर बिटर इन टेस्ट। ठीक है बेटा। अब अगर हम बात करें, ये तो टेस्ट के अकॉर्डिंग हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेसिस में और होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि होती है जब भी आप किसी बेसिक सब्सटेंस को टच करते हो तो वो स्लिपरी होता है, वो सोपी टच शो करता है। किसी भी बेस सब्सटेंस के अगर आप उस सब्सटेंस को उठा के अपने फिंगर्स में लेके ऐसे स्क्रब करके देखोगे तो आपको अपने फिंगर्स में थोड़ा स्लिपरी सा फील होगा। दैट मीन्स जितने भी आपके बेसिस है बेटा सोपी इन टच होते हैं, यानी कि सोप जैसा होता है। सोप कैसा होता है, सोप को अगर आप टच करते हो, सोप के सरफेस को अगर आप टच करके देखते हो तो वो थोड़ा स्लिपरी होता है। तो ऐसे ही जितने भी आपके बेसिस है, चाहे वो पाउडर फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है, वो सारे आपके कैसे होंगे, स्लिपरी सोपी टच के होंगे। ठीक है। तो हम कह सकते हैं दे आर सोपी in touch, and soapy in touch means they are slippery. We feel like slippery when we touch any basic substance. ठीक है बेटा। ये तो बात हो गई आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी की। अब बात करते हैं, जैसे हमने इंडिकेटर्स की हेल्प से एसिड्स को डिफाइन किया था। क्यों हमने इंडिकेटर्स का यूज किया था, क्योंकि बेटा हम हर एक एसिड को टेस्ट करके नहीं देख सकते। कुछ एसिड्स आपके डेंजरस होते हैं जो कि आपके माउथ को, आपके पूरे इंटरनल सिस्टम को, अगर आप उसको टेस्ट करोगे एसिड को तो वो आपके पूरे इंटरनल सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने इंडिकेटर्स की हेल्प से देखा था कि आप इंडिकेटर की हेल्प से कैसे सब्सटेंस को एसिड में क्लासिफाई कर सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि ये सब्सटेंस आपका एसिड है। तो ऐसे ही बेटा बेसिस भी, कुछ बेस भी आपके बहुत ज्यादा डेंजर होते हैं जिनको आप टेस्ट से नहीं बता सकते हो। जैसे हमने देखा कि आपके बेस बिटर है टेस्ट में, बट कुछ डेंजर बेस हैं जिनको आप टेस्ट नहीं कर सकते हो। तो उस केस में आप कैसे पहचानोगे कि वो केमिकल सब्सटेंस आपका बेस है। तो उस केस में हमने जैसे एसिड में इंडिकेटर यूज किया था, ऐसे ही हम बेस में भी इंडिकेटर यूज करेंगे। जैसे हमने कहा था कि एसिड आपका क्या होता है कि अगर आपका कोई सब्सटेंस एसिड है दैट मीन्स वो क्या करेगा, आपका ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट करेगा। हमने लिटमस पेपर के टेस्ट देखे थे कि अगर आप ब्लू लिटमस पेपर की स्ट्रिप
किसी एसिड सब्सटेंस में, एसिडिक सब्सटेंस में डिप करोगे तो वो ऑटोमेटिकली ब्लू लिटमस पेपर का कलर कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। दैट मीन्स वो इंडिकेट करता है आपको दैट सब्सटेंस इज एसिड और एसिडिक इन नेचर। तो सेम अगर हम इंडिकेटर्स की हेल्प से बेस की बात करें बेटा, तो बेस जो होता है वो क्या करता है, अगर आपका कोई भी सब्सटेंस बेस है, या फिर मैं कहूँ आपको चेक करना है कि अगर आपका कोई गिवन सब्सटेंस है वो बेस है या नहीं है, तो क्या होगा, ऑल बेसिस टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। जैसे आपका एसिड के केस में इसका अपोजिट हो रहा था कि ब्लू लिटमस स्ट्रिप को जब आप डिप कर रहे हो किसी भी एसिडिक सब्सटेंस में, वो रेड लिटमस में, उस ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड हो जाएगा। ऐसे ही बेटा बेस में बिल्कुल अपोजिट होता है। क्या होता है कि जब आप रेड लिटमस पेपर डिप करोगे किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी केमिकल सब्सटेंस में, अगर वो बेस है तो वो रेड लिटमस आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ब्लू कलर में। ठीक है, दैट मीन्स वो सब्सटेंस आपका क्या है, अगर आपका लिटमस पेपर रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स वो आपका क्या है, बेस है। और अगर आपका लिटमस पेपर ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स वो क्या है, एसिड है। तो इन प्रॉपर्टीज से हमें ये पता चल रहा है बेटा कि आपके जो बेसिक सब्सटेंस है या जितने भी आपके बेस है बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टी शो करते हैं देन दैट ऑफ एसिड। एसिड का टेस्ट सॉल्ट, इसका बिटर। एसिड खट्टा होता है, ये कड़वा होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इंडिकेटर की बात करें तो आपका एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, बट बेस आपका क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। अब अगर हम बात करें कि आपके बेसिस कौन कौन से हैं, कि एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल्स ऑफ बेस, तो बेटा जितने भी आपके मेटल ऑक्साइड होते हैं, यानी कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो आपका बनता है मेटल ऑक्साइड। और जितने भी आपके मेटल हाइड्रोक्साइड होता है, यानी कि जब आपका मेटल हाइड्रोक्साइड OH ग्रुप के साथ कंबाइन होता है तब जो सब्सटेंस बनते हैं उनको हम बोलते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड। तो जितने भी आपके मेटल ऑक्साइड और जितने भी आपके मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं बेटा, वो सारे आपके बेसिस होते हैं। ठीक है, कोई भी आप एग्जांपल उठा के देख लो, जितने भी आपके मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड है वो सारे ही बेसिक इन नेचर होते हैं। तो हम कह सकते हैं ऑल मेटल ऑक्साइड्स एंड metal hydroxide are base। ठीक है, जितने भी आपके मेटल ऑक्साइड है और मेटल हाइड्रोक्साइड बेस हैं। एग्जाम्पल अगर हम ले बेटा मेटल ऑक्साइड का, तो सपोज सोडियम ऑक्साइड, या आपका क्या है, सोडियम एक मेटल होता है, जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो कंपाउंड बनाता है सोडियम ऑक्साइड, जो कि आपका एक मेटल ऑक्साइड है। यानी कि आपका ये सोडियम ऑक्साइड है, ये भी क्या है, आपका बेस है। अगर हम बात करें सोडियम की, अगर सोडियम मेटल का अगर हम मेटल हाइड्रोक्साइड बना के देखें, यानी कि सोडियम मेटल को अगर हम हाइड्रोक्साइड ग्रुप से कंबाइन करके देखें, OH ग्रुप से कंबाइन करके देखें, तो आपका बनता है NaH, जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपका मेटल हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, सोडियम क्या है, मेटल, और ये क्या है, हाइड्रोक्साइड। तो मेटल हाइड्रोक्साइड भी आपका क्या है, बेसिक है। तो ये दोनों आपके क्या है बेटा, बेसिक है। ऐसे ही अगर हम बात करें कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम आपका मेटल है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ है तब आपका बना है मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो ये भी आपका बेस है, क्योंकि जितने भी आपके मेटल ऑक्साइड है वो सारे बेस होते हैं। अगर हम इसके हाइड्रोक्साइड की बात करें कि कैल्शियम मेटल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड ग्रुप के साथ कंबाइन होके कैसा मेटल ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो आपका बनता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही अगर हम बात करें, आपने देखा होगा MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो जितने भी, यहां से हमें ये क्लियर होता है कि जितने भी आपके मेटल ऑक्साइड है और जितने भी आपके मेटल हाइड्रोक्साइड है, मेटल ऑक्साइड में क्या होगा कि कोई भी मेटल आपका ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तब आपका मेटल ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, मेटल ऑक्साइड को पहचानने की
बात बता रही हूँ कि कहाँ आपको मेटल ऑक्साइड कैसे पहचानोगे अगर आपको मेटल ऑक्साइड गिवन है कि ये आपका मेटल ऑक्साइड। तो जब भी आपके किसी मेटल के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होगा दैट विल फॉर्म ऑलवेज मेटल ऑक्साइड। और जब भी आपके मेटल के साथ हाइड्रोक्साइड OH ग्रुप को हम बोलते हैं बेटा हाइड्रोक्साइड ग्रुप, ठीक है। तो जब भी आपका मेटल के साथ हाइड्रोक्साइड ग्रुप होगा तो आपका बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड। तो जितने भी आपके मेटल ऑक्साइड है और जितने भी आपके मेटल हाइड्रोक्साइड है वो सारे ही आपके क्या होते हैं, बेस होते हैं। एक और एग्जांपल बेस का, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बेटा, ये एक हाइड्रोक्साइड ही है बट यहाँ पे देखो मेटल नहीं है, आपका क्या है NH4 ग्रुप मेटल पार्ट नहीं है बट ये भी आपका एक बेस ही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, हमने आपकी एक डेफिनेशन और पढ़ी थी कि आपके जितने भी बेस होते ऑल बेस न्यूट्रलाइज एसिड, जितने भी आपके बेस होते हैं जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एसिड को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो भी सब्सटेंस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है वो बेस कहलाएगा, ठीक है। हम कह सकते हैं अ बेस इज अ केमिकल सब्सटेंस, अ बेस इज अ केमिकल सब्सटेंस which neutralizes द एसिड, ठीक है। आपका जो बेस है वो क्या करते हैं, बिल्कुल अपोजिट काम करता है एसिड के, ठीक है। तो एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो बेस क्या काम करेगा, बेस उस एसिड के इफेक्ट को खत्म करता जाएगा, ठीक है। और वहां पे क्या होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। ऐसे ही आपका एसिड बेस के इफेक्ट को कम करेगा और बेस आपके एसिड को इफेक्ट को कम करेगा, इसीलिए वो एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि जो भी सब्सटेंस आपका एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है उसको हम बेस मान सकते हैं, क्योंकि बेस भी वही काम करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करना। तो आपके जितने भी केमिकल सब्सटेंस है जो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं वो आपके क्या होंगे, बेस कहलाएंगे। तो बेटा हमने एक और रिएक्शंस में एग्जांपल पढ़ा था, अगर हम बात करें किसकी, मेटल कार्बोनेट की, केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड्स में देखना आप मेटल कार्बोनेट्स की एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की, तो वो क्या कर रहे थे, वो एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड को वो न्यूट्रलाइज कर देता है और सॉल्ट की फॉर्मेशन कर रहा था, ठीक है। जहां आपका एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है, बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करके एक नया कंपाउंड फॉर्म हो रहा है जिसको हम सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपका क्या होता है, जब एसिड की रिएक्शन आप मेटल कार्बोनेट्स के साथ करते हो या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ करते हो तो एसिड का क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। और वहां पे सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जितने भी आपके मेटल कार्बोनेट्स है और जितने भी आपके मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है उनको भी हम बेस कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि बेस का काम क्या होता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करना, ठीक है। तो ये दोनों सब्सटेंस भी आपके क्या कर रहे हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। दैट मींस these two substances, metal carbonate and metal hydrogen carbonate are also considered as base, ठीक है, are also considered as बेसिक सब्सटेंस या फिर आप कह सकते हो बेस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां ले मेटल कार्बोनेट आपके कौन से थे, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ा था, ऐसे ही हमने पढ़ा था आपका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ठीक है बेटा। तो आपका ये क्या है, ये भी आपके बेसिक सब्सटेंस है, इनको भी हम बेस कह सकते हैं। तो ये तो बात हो गई आपकी बेस की बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज की कि कैसे
हम बेस को पहचान सकते हैं जो बिटर है टेस्ट में, जो आपके ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, या फिर मैं कह सकती हूँ जो सब्सटेंस आपके स्लिपरी होते हैं, जो सोपी टच के होते हैं, वो आपके सारे बेस कहलाते हैं। उसके बाद हमने आपके एग्जांपल्स पढ़े कि जितने भी आपके मेटल ऑक्साइड है और मेटल हाइड्रोक्साइड है वो सारे बेस है। साथ के साथ जितने भी आपके मेटल कार्बोनेट है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो भी बेस है। क्यों बेस है मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट? क्योंकि वो एसिड के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करते हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, और बेस का काम भी यही होता है एसिड को न्यूट्रलाइज करना। इसीलिए मेटल कार्बोनेट्स को और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को दोनों को ही बेसिक नेचर का माना गया है। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं आगे आपकी कुछ और प्रॉपर्टीज है एसिड और बेस की। देखो तो बेटा नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी, तो ज्यादातर जितने भी बेस है, जितने भी आपके बेसिक सब्सटेंस है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं करते, बट कुछ बेसिक सब्सटेंस या मैं कहूं कुछ बेस आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी कि वाटर में डिसॉल्व करते हैं, उनको हम कहते हैं एल्कली। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द बेस which is soluble in water is known as alkalis। ठीक है, एल्कली बोलते हैं, बहुत सारी है तो एस लगा दिया, एल्कलीज हो गया। ठीक है, तो आपके ज्यादातर बेस जो है बेटा वाटर सॉल्युबल नहीं होते, बट कुछ ऐसे बेस है, कुछ एक्सेप्शनल ऐसे बेस भी हैं जो कि वाटर में इजिली डिसॉल्व कर जाते हैं, इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं। ठीक है, तो जहां पे भी आपका बेस की जगह एल्कली लिखा हुआ दिख रहा होगा, आपको एल्कलीज लिखा हुआ दिख रहा होगा आपकी बुक में, दैट मीन्स वो जो बेस है कैसा है, वाटर के अंदर सॉल्युबल है, इजिली डिसॉल्व कर सकता है। बट एक और बात मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ बेटा, इस चैप्टर में हम उन्हीं बेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके वाटर सॉल्युबल है, यानी कि हम एल्कलीज के बारे में पढ़ेंगे। क्यों हम वाटर सॉल्युबल बेस के बारे में पढ़ेंगे? क्योंकि बेटा ज्यादातर रिएक्शन आपकी एक्वस मीडियम में होती है, यानी कि वाटर में होती है। एक्वस क्या होता है, वाटर। ठीक है, तो ज्यादातर आपकी रिएक्शंस जो होती हैं आपकी बेस की या एसिड की, वो हम एक्वस मीडियम में वाटर के अंदर करवाते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे हमारे लिए कौन सी चीज काम की है, वाटर सॉल्युबल बेस हमारे लिए काम का है। ठीक है, तो चाहे आपका बेस लिखा हो या फिर एल्कली लिखा हो इस बुक में या इस चैप्टर में कहीं पे भी आपको, तो दैट मीन्स आप ऑटोमेटिकली समझ जाना, बेस भी लिखा है दैट मीन्स वो एल्कली ही है, और एल्कली लिखा है दैट मीन्स आप जानते हो एल्कली क्या होता है, जो वाटर सॉल्युबल बेस होता है वो एल्कली होता है। ठीक है, तो हम 10th क्लास में सिर्फ उन्हीं बेसिस के बारे में पढ़ेंगे जो कि वाटर सॉल्युबल है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर रिएक्शन आपकी एक्वस मीडियम में होती है, वाटर में होती है, इसीलिए हम वाटर सॉल्युबल बेस के बारे में ही पढ़ेंगे। आगे हम आपके हायर क्लासेस में ऐसे बेसिस के बारे में भी पढ़ेंगे जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, बट आपके लेवल तक हम सिर्फ पढ़ेंगे आपके वाटर सॉल्युबल बेसिस, यानी कि एल्कली। तो चाहे एल्कली लिखा हो या ना लिखा हो, दैट मीन बेस भी लिखा हो, पर फिर भी आपको वही समझना है कि वो एल्कली ही है। ठीक है बेटा, तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो आपका देखो, आपने पढ़ा होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका इजिली वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आपके सारे एल्कली ही है। ठीक है बेटा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये जितने भी हैं आपके सारे एल्कली ही होते हैं, यानी कि वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं। अब अगर हम बात करें बेटा, तो जैसे हमने एसिड्स में पढ़ा था कि एसिड, सभी एसिड जो है आपके क्या बोलते हैं, सिमिलर रिएक्शन शो कर रहे हैं, यानी कि जितने भी एसिड हैं जब बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो आपको सॉल्ट दे रहे हैं, जितने भी आपके एसिड है जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे तो आपको कोई सॉल्ट दे रहे हैं। ठीक है, जितने भी आपके एसिड है जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वो आपको कुछ हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं, वाटर दे रहे हैं। तो ये सारी आपने रिएक्शंस पढ़ी थी, तो उनमें हमने देखा था कि यानी कि सारे एसिड सेम सिमिलर रिएक्शन शो कर रहे हैं, दैट मीन्स सभी एसिड में एक कॉमन पार्ट होता है जो कि आपकी कॉमन रिएक्शन शो करता है, और उस कॉमन पार्ट को हमने कहा था H पॉजिटिव आयन।
हमने कहा था ऑल एसिड कंटेन H पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन आयन, सभी एसिड में एक कॉमन पार्ट होता है, एक कॉमन सब्सटेंस होता है जिसको कहा था हाइड्रोजन आयन। और इसी हाइड्रोजन आयन के वजह से जितने भी आपके एसिड है एज अ एसिड बिहेव करते हैं, ठीक है। अगर किसी भी एसिड में हाइड्रोजन है बट वो सेपरेट आउट नहीं हो रहा एज अ हाइड्रोजन आयन, दैट मीन्स वो आपका एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा, ठीक है। तो एसिड, किसी भी एसिड को एसिड की तरह बिहेव करने के लिए, या मैं कहूँ किसी एसिड को एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें H पॉजिटिव आयंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बात थी आपकी एसिड की कि सभी एसिड्स में एक कॉमन पार्ट होता है दैट इज हाइड्रोजन आयन, और इसी कॉमन पार्ट की वजह से एसिड्स के अंदर एसिडिक नेचर होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जितने भी आपके बेस है, सारे बेस सिमिलर ही रिएक्शन शो करेंगे, रिएक्शन हम आगे पढ़ेंगे आपकी। तो जितने भी आपके बेस है बेटा, इनमें भी एसिड की तरह ही एक कॉमन पार्ट होता है, आज हम वो देखेंगे। तो हम कह सकते हैं, हम लिख सकते हैं ऑल बेसिस हैव कॉमन, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कि सब बेसिस में क्या कॉमन है। तो बेटा देखो, अगर हम बात करें आपकी NaOH की, NaOH जो कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, अगर उसकी बात करें तो ये सारे हमने क्या पढ़े, वाटर सॉल्युबल बेस है, तो हम रिएक्शन वाटर में करवाते हैं। तो जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है बेटा डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, किसमें, Na पॉजिटिव पार्ट में एंड OH नेगेटिव पार्ट में, ठीक है बेटा। यानी कि आपका एक कैटायन पार्ट बन रहा है, एक एनायन पार्ट बन रहा है, जब आप उसको क्या कर रहे हो, डिसॉल्व कर रहे हो, किसमें, वाटर में। या हम यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ अगर मैं लिख दूं एक्वस, एक्वस का मतलब वही होता है कि वाटर सॉल्यूशन, किसी भी सब्सटेंस का जब आप वाटर में सॉल्यूशन बनाते हो तो वो एक्वस कहलाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, MgOH होल ट्वाइस एक्वस, ठीक है, कि जब आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि आपका एक वाटर सॉल्युबल बेस है, जब आप उसको वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो तो वो डिसोसिएट हो रहा है दो आयंस में, किसमें, Mg2 पॉजिटिव एंड 2OH नेगेटिव। एक OH पे नेगेटिव साइन होता है तो 2 पे 2 नेगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि Mg पे 2 पॉजिटिव है तो OH पे कितना होना चाहिए, 2 है, यानी कि 2 नेगेटिव, बैलेंस हो गया। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट KOH की, अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को भी वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो डिसोसिएट हो जाता है, किसमें, K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका कौन सा बेस है, इन्हीं बेसिस का एग्जांपल ले लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेटा डिसोसिएट होता है NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। यानी कि आप सब में देख सकते हो जितने भी आपके बेस है, जैसे आपने एसिड में देखा था, एसिड को आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो आपको आपके जितने भी एसिड सारे कैटायन और एनायन पार्ट में टूटते हैं, कैटायन और एनायन में सेपरेट होते हैं। तो ऐसे ही जितने भी आपके बेस है, जब आप उसको वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वो भी आपको कैटायन और एनायन पार्ट देते हैं, ठीक है। अब इन चारों में, हम इन चारों का एग्जांपल ले लेते, सारे ऐसे ही होंगे आपके बेस। तो इन चारों में आपको क्या कॉमन पार्ट दिख रहा है, हमें क्या करना है, ऑल बेस हैव कॉमन। क्या कॉमन होता है सभी बेसिस में जिसके कारण वो सिमिलर रिएक्शन शो करते हैं। तो बेटा आप देख सकते हो कि आपका कैटायन पार्ट अलग है चारों एग्जांपल में, चारों बेस में, बट आपका जो एनायन पार्ट है वो आपका क्या है, बिल्कुल सेम है। चाहे एक हो या दो हो, वो मैटर नहीं करती कि कितने एनायन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, वो मैटर नहीं करती। बट कॉमन एनायन क्या है, हाइड्रोक्साइड एनायन, ठीक है। तो आपका इसमें क्या है, कॉमन क्या है, जितने भी आपके बेस होते हैं उनमें कॉमन पार्ट क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। बट ये हाइड्रोक्साइड आयन आपको कब मिलेगा, जब आप उसको वाटर में डिसॉल्व करोगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं when bases are dissolved in water they will give a common ion that is known as hydroxide ion, ठीक है। तो आपके सभी बेसिस में क्या कॉमन होता है, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है।
सब बेसिस में आपका हाइड्रोक्साइड आयन कॉमन होता है और सब एसिड में आपका हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव आयन कॉमन होता है। सब बेस में आपका क्या होता है, OH नेगेटिव आयन कॉमन होता है। ठीक है बेटा, तो जैसे हमने आपका एक्सपेरिमेंट से देखा था कि किसी भी एसिड को एसिड बिहेव करने के लिए क्या चाहिए, वाटर की जरूरत होती है। विदाउट वाटर, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, आपका एसिड एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर वाटर नहीं होगा तो एसिड आपका कैटायन और एनायन में नहीं टूटेगा, और अगर आपका कैटायन और एनायन में नहीं टूटेगा तो आपका क्या बोलते हैं, अगर आपका H पॉजिटिव में आपका एसिड नहीं टूटेगा, H पॉजिटिव कैटायन पार्ट नहीं देगा, तो वो उस एसिड में एसिडिक कैरेक्टर तो होगा ही नहीं। ठीक है बेटा, तो जैसे आपके एसिड्स के लिए वाटर की प्रेजेंस होना, सभी एसिड को एसिडिक नेचर शो करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। पानी की प्रेजेंस होना जरूरी है सभी एसिड्स के लिए टू बिहेव एज एसिडिक। ठीक है, सभी एसिड को एसिड की तरह बिहेव करने के लिए उनको पानी की जरूरत होती है, क्योंकि वाटर में वो H पॉजिटिव आयंस में डिसोसिएट होते हैं। ऐसे ही बेटा सभी बेस को वाटर की प्रेजेंस होना जरूरी होता है। सभी बेसिस के लिए भी पानी की जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है, क्यों वाटर की प्रेजेंस नेसेसरी होती है? क्योंकि वाटर में डिसॉल्व करने के बाद ही आपके आयंस में डिसोसिएट हो गए आपके जितने भी बेसिस है, और आयंस में डिसोसिएट होने से क्या होगा, क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक आपके OH नेगेटिव आयन नहीं होंगे बेस में, जब तक आपका वो बेस एज अ बेस बिहेव नहीं करेगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं, जैसे हम एसिड में कह रहे थे कि H पॉजिटिव आयंस के वजह से ही एसिड का नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है। मतलब एसिड आपके एसिडिक नेचर शो करते हैं, एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। ऐसे ही बेटा आपका क्या है, इन OH नेगेटिव की वजह से ही आपके जो बेस है वो बेसिक नेचर शो करते हैं, या मैं कहूं बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है बेटा, तो किसी भी बेस को बेस की तरह एक्ट करने के लिए, बेसिक नेचर शो करने के लिए क्या किसकी रिक्वायरमेंट है, आपकी वाटर की रिक्वायरमेंट है। क्यों वाटर की रिक्वायरमेंट है? क्योंकि विदाउट वाटर आपके OH नेगेटिव आयन जो है बेस में से सेपरेट नहीं होंगे, और यही OH नेगेटिव आयन रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, फॉर द बेसिक नेचर ऑफ दीज बेसिस। ठीक है बेटा, ये दोनों बात आपको ध्यान में रखनी है जब भी आपके, इसीलिए आपके एसिड जो है, वाटर अगर नहीं होगा तो एसिड एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा। ऐसे ही वाटर अगर नहीं होगा तो बेस भी बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा। एसिड ऑलवेज बिहेव एज अ एसिड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर में ही H पॉजिटिव आयन डिसोसिएट होते हैं। ठीक है, ऐसे ही बेस ऑलवेज बिहेव एज बेसिक इन नेचर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर की प्रेजेंस में ही आपके जो बेस है OH नेगेटिव आयन देंगे, और इन्हीं OH नेगेटिव आयन की वजह से आपके बेस जो है बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। ठीक है बेटा, ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी। H पॉजिटिव आयन एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं फॉर एसिड, और OH नेगेटिव आयन क्या करते हैं, बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं फॉर द बेस। ठीक है बेटा, तो ये तो बात हो गई आपकी कि सभी बेसिस में क्या कॉमन पार्ट है। अब बात करते हैं आपके कि बेस कितने टाइप के होते हैं। तो देखो, तो बेटा अगर हम टाइप्स ऑफ बेस की बात करें, जैसे हमने टाइप्स ऑफ एसिड में देखा था कि एसिड आपके दो टाइप के होते हैं मेनली। फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द नेक्स्ट वन इज वीक एसिड। तो ऐसे ही हमारे बेस भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड द सेकेंड इज वीक बेस। ठीक है, तो पहले हम स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में पढ़ लेते हैं बेटा। स्ट्रॉन्ग बेस आपके क्या होते हैं, अ बेस which ionize completely in water to produce a large amount of hydroxide ions
that is OH negative ions is known as strong base. SV means strong base. ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया. तो बेटा स्ट्रॉन्ग बेस आपका क्या होता है? वो बेस जो कि कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, वो बेस जो कि आयोनाइज हो जाता है कंप्लीटली, यानी कि अगर आप थोड़ा सा भी पार्ट लेते हो, थोड़ा सा भी टुकड़ा लेते हो उस बेस का और उसको वाटर में डिसॉल्व करते हो, तो वो छोटा सा टुकड़ा ही आपके कैटायन और एनायन पूरा वो डिसोसिएट हो जाएगा उसमें, कैटायन और एनायन में कुछ भी आपका पोर्शन नहीं बचेगा विदाउट आयोनाइज. ठीक है, मतलब कंप्लीट आयोनाइजेशन हो रहा है. जितना भी आप पार्ट ले रहे हो बेस का, चाहे वो छोटा ले रहे हो या बड़ा ले रहे हो, वो कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है. ठीक है, उसमें कुछ भी पार्ट बचा नहीं है बेस में, जितना भी था सारे कैटायन और एनायन में डिसोसिएट हो गया. ठीक है, तो उन और कैटायन और एनायन में डिसोसिएट होके क्या दे रहा है? टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ, क्या दे रहा है? बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ दे रही है किसकी? हाइड्रोक्साइड आयन की, क्योंकि आपका हाइड्रोक्साइड आयन ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? बेसिक कैरेक्टर के लिए. ठीक है, तो वो आपके बेस जो कि कंप्लीटली आयनाइज होते हैं या कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, कंप्लीटली टूट जाते हैं किसमें? आपके कैटायन और एनायन पार्ट में, और लार्ज अमाउंट ऑफ आपको क्या देंगे? हाइड्रोक्साइड आयन देंगे. उन बेसिस को हम बेटा बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है बेटा, तो जैसे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड में पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं? वो एसिड जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं और डिसोसिएट होके आपको लार्ज अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन देते हैं, वो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है, तो सिमिलर डेफिनेशन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बेस के बिल्कुल अपोजिट है. वो बेस जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं पानी में और आपको लार्ज अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन देते हैं, उनको हम बोलते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग बेस. अगर हम बात करें वीक बेस की, वीक बेस तो बिल्कुल अपोजिट डेफिनेशन है वीक बेस की. अ बेस विच आयनाइज पार्शियली, अ बेस which ionizes partially in water and produce small amount of, या फिर हम कह सकते हैं less amount of OH negative ions is known as वीक बेस. ठीक है बेटा, तो स्ट्रॉन्ग बेस से बिल्कुल अपोजिट स्ट्रॉन्ग बेस, वो बेस जो कि वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है कैटायन और एनायन पार्ट में और आपको बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ देता है क्या? हाइड्रोक्साइड आयन. ठीक है बेटा, अब बात करते हैं वीक बेस की. तो वीक बेस आपके क्या होते हैं कि अगर आप छोटा सा, मान लो आपने इतना टुकड़ा लिया किसी बेस का, उसको वाटर में डिसॉल्व किया. ठीक है, उसको वाटर में आपने डिसॉल्व किया, थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि क्या हो गया है, उस बेस का अब भी इतना सा पोर्शन बचा हुआ है और बाकी जो पोर्शन था वो आपका कैटायन और एनायन में टूट गया है. ठीक है, ये पोर्शन आपका बचा ही रहता है. दैट मीन्स जो बेस आपका पार्शियली आयनाइज हो, यानी कि कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं हो, जिसका कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हो रहा है. स्ट्रॉन्ग बेस में क्या था कि अगर आपने छोटा सा पार्ट लिया है वाटर में, उसको डिसॉल्व किया है, थोड़ी देर बाद देखोगे कि ये पूरा बेस जो है आपका, जो आपने लिया था, छोटा पोर्शन लिया था बेस का, वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया है कैटायन और एनायन पार्ट में. इसमें कुछ भी आपका बेस बचा नहीं है, सारे आपके कैटायन और एनायन डिसोसिएट हो गए. ठीक है, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव, ऐसे बहुत सारे आपके आयंस बच गए. बट अगर हम बात करें वीक बेस की बेटा, तो वीक बेस जो है आयनाइज तो होते हैं कैटायन और एनायन में, बट वो पूरे आयनाइज नहीं होते, पार्शियली आयनाइज होते हैं. ठीक है, पूरा जितना पार्ट आपने लिया है वो पूरा का पूरा आयनाइज नहीं हो रहा है, कुछ अमाउंट किसी भी कारण, कुछ अमाउंट जो है अब भी एज अ बेस, एज अ पोर्शन ऑफ बेस अब भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगी. ठीक है, वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा. तो जब भी आपका कंप्लीट आयनाइज नहीं हो रहा है बेस, यानी कि आपके OH नेगेटिव आयन भी कम बनेंगे एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, तो ऐसे बेस को हम कहेंगे आपका वीक बेस. ठीक है,
तो क्या है वीक बेस? अ बेस विच आयनाइज पार्शली इन वाटर, आपका वो बेस जो कि पार्शली आयनाइज होता है, कंप्लीट आयनाइज नहीं होता, कंप्लीटली टूटता नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत पोर्शन उसका बचता है, ठीक है, और प्रोड्यूस करता है स्मॉल या लेस अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन, उनको हम बोलते हैं वीक बेस। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये आपके वीक बेस है। ठीक है, जैसे हमने वीक एसिड्स भी पढ़े थे, वो एसिड जो कि पार्शली आयनाइज होते हैं आपके वाटर में और आपको लेस अमाउंट या स्मॉल अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन देते हैं, उनको हमने वीक बेस कहा था, वीक एसिड कहा था। तो सेम ही डेफिनेशन है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ आ रहा है? एसिड में H पॉजिटिव आयन है, ठीक है, बेस में OH नेगेटिव आयन है। ठीक है बेटा, अगर आपको एसिड भी अच्छे से याद हो जाता है, बेस आपको ये याद रखना है कि बेस में आपका OH नेगेटिव पार्ट प्रेजेंट होता है सभी बेस में। इसी OH नेगेटिव पार्ट की वजह से, इसी OH नेगेटिव आयन की वजह से ही आपके जितने भी बेस है वो बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।